Hi again. I hope the last video helped you in recalling the provisions of section number 210, section number 213 and section number 214. In this video, we will cover section number 216, section number 217 and section number 219. So without wasting any time, let's get started. The subject RCD requires a thorough understanding of each and every provision. And in order to impart that understanding, I am taking regular lectures of RCD, and the enrollment for December 2023 examinations are now open. So if you are looking for classes providing 100% coverage of the module along with retention and recalling techniques and in-depth coverage of each and every provision, please enroll by filling the Google form provided in the description of this video. Starting with section number 216. Section number 216 is investigation of ownership of company, एंड इसमें भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर कर सकती है. अब यहाँ पर भी दो केसेस हैं, जैसे कि सेक्शन नंबर 210 के अंदर थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑर्डर, सेंट्रल गवर्नमेंट शेल ऑर्डर. तो सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑर्डर द सेम कब, इफ इट अपीयर्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट दैट देयर इज अ रीजन टू डू सो, it may appoint one or more inspectors to investigate and report on matters relating to company and its membership. दोनों कंपनी के से रिलेटेड जो भी मैटर्स है और उसके मेंबरशिप से रिलेटेड जो भी मैटर्स है, दोनों पे रिपोर्ट करने के लिए इंस्पेक्टर्स को वो बोल सकते हैं आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन. क्या चीज डिटरमाइन करने के लिए, तो रिपोर्ट ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू कंपनी एंड इट्स मेंबरशिप फॉर डिटरमाइनिंग पर्संस, जो कि ये यहाँ पर चारों चीजें दी है. तो फॉर डिटरमाइनिंग पर्संस फाइनेंशियली इंटरेस्टेड इन द सक्सेस और फेलियर वेदर रियल और अपेरेंट ऑफ द कंपनी, जो कि फाइनेंशियली इंटरेस्टेड है कंपनी के सक्सेस या फेलियर में. देन उसके बाद ऐसे पर्संस जो कि कंट्रोल कर रहे हैं, दे आर एबल टू कंट्रोल और टू मटेरियली इन्फ्लुएंस द पॉलिसी ऑफ कंपनी. देन पर्संस हैव और हैड बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन कंपनी शेयर्स, जिनके पास अभी बेनिफिशियल इंटरेस्ट है कंपनी के शेयर्स में, या पहले कभी था बेनिफिशियल इंटरेस्ट कंपनी के शेयर्स में, और आर और हैव बीन बेनिफिशियल ओनर्स और सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर ऑफ अ कंपनी, या ऐसे पर्सन जो कि अभी प्रेजेंट में या पहले से ही बेनिफिशियल ओनर्स रहे हैं कंपनी के, या सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर रहे हैं कंपनी के. तो ये चारों केसेस में जो भी पर्संस कवर है उनके बारे में पता करने के लिए, उनकी मेंबरशिप डिटरमाइन करने के लिए, इट्स मेंबरशिप फॉर डिटरमाइनिंग द पर्संस, यानी कंपनी के मैटर्स में इन्वेस्टिगेशन सीजी करवा सकता है, उसके मेंबरशिप में करवा सकता है. क्यों करवा रहे हैं? जिससे उनको इन पर्संस के बारे में पता चल सके, बिकॉज अल्टीमेटली दिस इज रिलेटेड टू द ओनरशिप ऑफ द कंपनी. तो आखिर ओनर कौन है कंपनी का, वो पर्सन कौन है जो कंपनी का ओनर है, उसको पता करने के लिए इन्वेस्टिगेशन कराई जा रही है. तो जितने भी पर्संस ये चारों पॉइंट में कवर होते हैं वो सब यहाँ पे आ जाएंगे. अब इसको याद करने का तरीका क्या हो सकता है? अच्छा, यहाँ पर ए और बी वाले पॉइंट में भी इन्होंने बोला है पर्संस हु आर और हैव बीन. तो यहाँ पर ध्यान रखना कि ए वाला जो पॉइंट है, बी वाला जो पॉइंट है, और सी का जो सेकंड वाला हमने पॉइंट पढ़ा उसमें हु आर और हैव बीन लिखा हुआ है, और जो सी वाला पॉइंट है उसमें हैव और हैड बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन कंपनीज शेयर्स लिखा हुआ है. इसको याद करने का तरीका है सोफी. तो सोफी का मतलब एस से जो भी सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है कंपनी का वो, ओ से बेनिफिशियल ओनर्स, एफ से फाइनेंशियली इंटरेस्टेड, आई से मटेरियली इन्फ्लुएंस द पॉलिसी ऑफ कंपनी, एंड आई से बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन कंपनीज शेयर्स. तो एस स्टैंड्स फॉर सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, ओ स्टैंड्स फॉर बेनिफिशियल ओनर, F stands for financially interested, I stands for influence, so materially influence the policy of company, and I stands for interest, that is beneficial interest in companies shares. तो ये सोफी से आप याद रख सकते हो. उसके बाद में सीजी को कब इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करना ही पड़ेगी, जब कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास करा. और ये जो इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन किस चीज को लेकर के हो सकती है? तो इन्वेस्टिगेशन रिगार्ड्स टू कंपनीज मेंबरशिप, या मैटर्स रिलेटिंग टू फाइनेंशियल कंट्रोल, या मैटर्स रिलेटिंग टू मटेरियल इन्फ्लुएंस टू द कंपनी. तो सीजी को जब ट्रिब्यूनल या कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया कि कंपनी के अफेयर्स को इन्वेस्टिगेट करा जाए, तो सीजी को कंपलसरी है कि वो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर पास करना पड़ेगा. और वो किससे रिलेटेड हो सकता है? इन्वेस्टिगेशन इनटू कंपनीज मेंबरशिप, या मैटर्स रिलेटिंग टू फाइनेंशियल कंट्रोल, या मैटर्स रिलेटिंग टू मटेरियल इन्फ्लुएंस टू द कंपनी. अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स और दिए हुए हैं कि सीजी जो है वो डिफाइन कर सकता है स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या रहेगा, और वो लिमिट भी कर सकता है इन्वेस्टिगेशन को टू पर्टिकुलर शेयर्स और डिबेंचर्स, की सभी शेयर्स या डिबेंचर होल्डर्स जो है उनको लेकर के इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, कुछ ही को लेकर के होगी. तो सीजी के पास ये पावर है कि वो स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है वो भी डिसाइड कर सकता है, और वो लिमिट भी कर सकता है इन्वेस्टिगेशन टू पर्टिकुलर शेयर्स और डिबेंचर्स.
एंड उसके बाद में इंस्पेक्टर के पास में पावर है कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है वो सारे सर्कमस्टांसेस जो कि सजेस्ट कर रहे हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एनी अरेंजमेंट और अंडरस्टैंडिंग, दो लीगली बाइंडिंग नहीं है, यानी ये जो अरेंजमेंट या अंडरस्टैंडिंग है लीगली बाइंडिंग नहीं है, बट फिर भी एग्जिस्ट करता है पार्टीज के बीच में, पर्सन के बीच में जो कि ओनर्स है कंपनी के। एंड इंस्पेक्टर ये वाला जो पॉइंट है वो बेसिकली ये बोलता है कि आप जब इन्वेस्टिगेट कर रहे हो तो अगर आपको कुछ और सर्कमस्टांसेस वगैरह भी दिखते हैं, कुछ और सिचुएशन भी एग्जिस्ट करती हुई दिखती है, तो आप उन मैटर्स में भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। सो एनी अरेंजमेंट और अंडरस्टैंडिंग दो नॉट लीगली बाइंडिंग इज और वाज ऑब्जर्व्ड, इज ऑब्जर्व यानी कि इंस्पेक्टर ने जब वो इन्वेस्टिगेट करा था उस टाइम ऑब्जर्व करी, या पहले कभी ऑब्जर्व करी थी, या फिर वो ऑब्जर्व उसको लगता है कि ये वाला सर्कमस्टांसेस जो है जब मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं तो मेरे को देखने को मिल सकता है, तो क्या मैं उसको भी इन्वेस्टिगेट कर सकता हूं या नहीं कर सकता, तो इंस्पेक्टर जो है उसको भी इन्वेस्टिगेट जो है वो कर सकता है। अगेन जो भी ये सर्कमस्टांसेस होगा ऑब्वियसली वो रेलेवेंट होगा फॉर द इन्वेस्टिगेशन पर्पसेस, तो ही इंस्पेक्टर जो है वो उसको इन्वेस्टिगेट करेगा। तो इस वाले पॉइंट में से भी ये बोला है कि जब इंस्पेक्टर इनिशियल इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट कर रहा है, अगर उसके सामने कोई और सर्कमस्टांसेस या सिचुएशन जो है वो आती है, उसको किसी और नए चीज के बारे में पता चलता है विच इज रेलिवेंट फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो क्या वो उनको भी इन्वेस्टिगेट कर सकता है, उन मैटर्स को भी इन्वेस्टिगेट कर सकता है? द आंसर इज यस, इंस्पेक्टर उन मैटर्स को भी इन्वेस्टिगेट कर सकता है। तो इसमें आपको यही चीज ध्यान रखनी है कि सीजी को कब सीजी जो है वो ऑर्डर कर सकता है, जब उसको लगता है कि रीजन है इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करने का, वो अपॉइंट कर देगा एक या उससे ज्यादा इंस्पेक्टर्स को टू इन्वेस्टिगेट एंड रिपोर्ट ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू कंपनी एंड इट्स मेंबरशिप और डिटरमाइनिंग पर्संस जो कि फाइनेंशियली इंटरेस्टेड है इन द सक्सेस या फेलियर वेदर रियल और एपरेंट ऑफ द कंपनी, able to control or to materially influence the policy of company, have or had beneficial interest in company shares, or are or have been beneficial owners or significant beneficial owner of a company। इसको याद करने का तरीका क्या है? सोफी, सोफी मतलब S stands for significant beneficial owner, O stands for beneficial owner, F stands for financially interested, I stands for influence यानी materially influence the policy of company, and I stands for interest यानी beneficial interest in company's shares। and second case shell order, कोर्ट और ट्रिब्यूनल ने अगर ऑर्डर पास कर दिया तो सीजी को इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करना ही पड़ेगी। इन्वेस्टिगेशन किस चीज को लेकर के? कंपनी के मेंबरशिप को लेकर के, मैटर्स रिलेटिंग टू फाइनेंशियल कंट्रोल एंड मैटर्स रिलेटिंग टू मटेरियल इन्फ्लुएंस टू कंपनी। एंड फिर सीजी जो है वो डिफाइन कर सकता है स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन और लिमिट भी कर सकता है इन्वेस्टिगेशन को टू पर्टिकुलर शेयर्स और डिबेंचर्स। एंड इंस्पेक्टर के पास में पावर है टू इन्वेस्टिगेट सर्कमस्टांसेस सजेस्टिंग द एक्जिस्टेंस ऑफ एनी अरेंजमेंट और अंडरस्टैंडिंग, जो कि हो सकता है कि लीगली बाइंडिंग ना हो, फिर भी इंस्पेक्टर जो इसको कर सकता है। और वो कौन से सर्कमस्टांसेस की हम बात कर रहे हैं, कौन से अरेंजमेंट अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं जो कि इंस्पेक्टर ने ऑब्जर्व करे हैं या पहले कभी ऑब्जर्व करे थे, या वो उसको लगता है कि वो ऑब्जर्व कर सकता है इन प्रैक्टिस, और जो कि रेलेवेंट है इन्वेस्टिगेशन के पर्पसेस के लिए। अच्छा, ये जो सेक्शन है इसको हम रिलेट करेंगे सेक्शन नंबर 222 के साथ। तो व्हेन आई विल कवर 222 नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं इसको दोनों को रिलेट करके एक बार बता दूंगा कि क्या दोनों के बीच में रिलेशन है। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 219। अच्छा, यहाँ पर जो सेक्शन नंबर 216 का ये वाला पॉइंट है कि इंस्पेक्टर के पास पावर है सर्कमस्टांसेस वगैरह जो सजेस्ट कर रहे हैं एक्जिस्टेंस अरेंजमेंट या अंडरस्टैंडिंग का, उसको इन्वेस्टिगेट करने का। यहाँ पर एक केस स्टडी आ सकती है और उसमें वो बस ये पूछ सकते हैं कि एक केस बना करके आपको दे देंगे, उसमें वो इस तरीके के सर्कमस्टांसेस वगैरह जो है वो भी मेंशन कर देंगे, एंड देन दे विल आस्क कि क्या इंस्पेक्टर उसको इन्वेस्टिगेट कर सकता है, नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर जो है वो उन सर्कमस्टांसेस को से फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टिगेट करने लग जाता है, तो क्या इंस्पेक्टर ने सही करा या नहीं करा, तो इस तरीके से कि इंस्पेक्टर का एक्शन जो है वो जस्टिफाइड है या नहीं, इस तरीके की एक केस स्टडी जो है वो यहाँ पर आ सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि इंस्पेक्टर के पास ये पावर है, वो ऐसा कर सकता है कि वो रिलेटेड मैटर्स को भी इन्वेस्टिगेट कर सकता है। उसके बाद सेक्शन नंबर 219 जो है उसमें बोला है इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ रिलेटेड कंपनीज, जितनी भी रिलेटेड कंपनीज हैं उनके अफेयर्स में भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो करी जा सकती है। अब इंस्पेक्टर जो है वो प्रायर अप्रूवल लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट का, दिस इज इंपॉर्टेंट कि इंस्पेक्टर अपने मन से नहीं कर सकता। अच्छा, जो रिलेटेड मैटर्स हैं उनके लिए तो इंस्पेक्टर को कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। जब 216 में हमने ये वाला पॉइंट पढ़ा इंस्पेक्टर के पास पावर है, तो यहां पर वो रिलेटेड मैटर्स में क्या कर रहा है? इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। रिलेटेड मैटर्स में इन्वेस्टिगेशन करना है तो आपको प्रायर अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट का। लेकिन जब 219 में आप रिलेटेड कंपनीज का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो तो आपको पहले प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, और फिर उसके बाद ही में आप क्या कर सकते हो? रिलेटेड कंपनीज का इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। तो इंस्पेक्टर शेल सब्जेक्ट टू प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेट द अफेयर्स ऑफ एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट, एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट। इसके अंदर 3 पॉइंट्स जो है वो, क्योंकि वहां पर 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं मॉड्यूल के अंदर और 3 पॉइंट्स की स्टार्टिंग एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट से हो रही है, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट करा है। एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट विच इज और हैज एट एनी रीजनेबल टाइम बीन द कंपनीज सब्सिडियरी,
या होल्डिंग या सब्सिडियरी ऑफ द होल्डिंग कंपनी, यानी जो फेलो सब्सिडियरी होती है। तो रिलेटेड कंपनी कौन सी यहां पर आ जाएगी? जो कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी है वो, जो कंपनी की होल्डिंग कंपनी है वो, और जो कंपनी की होल्डिंग कंपनी की सब्सिडियरी है यानी फेलो सब्सिडियरी है वो यहां पर आ जाएगी। सेकंड बी वाले पॉइंट में, इज और हैज बीन मैनेज्ड बाय एनी पर्सन एज मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर ऑफ कंपनी। ऐसी कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जिसको कि कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर कंपनी का मैनेजर मैनेज कर रहा है या कर रहा था, वो यहां पर कवर हो जाएगी। एंड थर्ड वाला पॉइंट, वेयर द बीओडी कंप्राइजेज नॉमिनीज ऑफ कंपनी, जहां पे किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसमें कंपनी के नॉमिनीज बैठे हुए, या इज या फिर ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जिसके बीओडी इज अकस्टम टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी और एनी ऑफ इट्स डायरेक्टर्स। या फिर ऐसी कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट है, एक तो उन्होंने बोला ऐसी कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जिसमें कंपनी के नॉमिनीज बैठे हैं, और दूसरा ऐसी कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जिसके डायरेक्टर्स सॉरी ऐसी कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जिसका बीओडी, ठीक है, जिसका बीओडी इज अकस्टम टू एक्ट विद द डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी या एनी ऑफ इट्स डायरेक्टर्स। तो ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। और जो लास्ट वाला पॉइंट है वो ये कि एनी पर्सन हु इज और हैज बीन द कंपनीज मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर और एम्प्लॉय। तो यहां पर भी, यहां पर आप ध्यान रखो कि एम्प्लॉय कवर है। जब एक पॉइंट हमने पहले पढ़ा था, कमीशन पेबल अगर नहीं बताया जा रहा है, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन पेबल टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, तो उस केस में भी एनी अदर पर्सन और अदरवाइज द ट्रिब्यूनल दे कैन इन्वेस्टिगेट इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। वहां पे मैंने बोला था ऑर्डिनरी एम्प्लॉय कवर नहीं है, इस वाले पॉइंट में ऑर्डिनरी एम्प्लॉय भी कवर है। तो एनी पर्सन हु इज और हैज बीन द कंपनी, ऐसा कोई भी पर्सन जो कि कंपनी का एमडी जो है वो है अभी या रहा है, या फिर मैनेजर है या रहा है, या एम्प्लॉय है या रहा है, उसके भी अफेयर्स को जो है इन्वेस्टिगेट कर सकता है कौन? इंस्पेक्टर, उसके पास ये पावर है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। उसके बाद सच इन्वेस्टिगेशन शुड बी इन कंटिन्यूएशन ऑफ ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन नंबर 210, सेक्शन नंबर 212 एंड सेक्शन नंबर 213। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो इन्वेस्टिगेशन जो है वो ये साइमल्टेनियसली हो सकती है, यानी इंस्पेक्टर जो है वो जब कंपनी के अफेयर्स को इन्वेस्टिगेट कर रहा है और उसको लगता है कि रिलेटेड कंपनीज के भी अफेयर्स को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, तो वो कर सकता है, क्योंकि रिलेटेड कंपनीज के अफेयर्स को इन्वेस्टिगेट करने की पावर उसको 219 से जो है वो मिल रही है, और जो नॉर्मल कंपनी के अफेयर्स को वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है वो उसको 210 से जो है वो मिल रही है, या डिपेंडिंग ऑन 213 है, 212 है, जो एज द केस में भी। सो 210 किससे रिलेटेड था? हमने पढ़ा अफेयर्स ऑफ द कंपनी में इन्वेस्टिगेशन। 212 इज रिलेटेड टू एसएफआईओ, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, एंड 213 इज रिलेटेड टू इन्वेस्टिगेशन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ मेंबर्स और अदर पर्संस। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है, सेक्शन नंबर 216 एंड सेक्शन नंबर 219। उसके बाद में सेक्शन नंबर 217, सेक्शन नंबर 217 टॉक्स अबाउट द प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर्स। अब इसके अंदर 12 सबसेक्शन है। सबसे फर्स्ट जो सबसेक्शन है वो बोलता है ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉइज के बारे में, कि एम्प्लॉइज की क्या ड्यूटी है। सो ड्यूटी है ऑफ ऑल द पास्ट एंड प्रेजेंट ऑफिसर्स, other employees and agents of the company, body corporate and person under investigation to uh, प्रेजेंट एंड प्रोड्यूस ऑल दी बुक्स एंड पेपर्स इन कस्टडी एंड पावर, जो उनकी कस्टडी में है और जो उनकी पावर में है वो ऑब्टेन कर सकते हैं, एंड टू गिव ऑल दी असिस्टेंस टू दी इंस्पेक्टर। तो पहला जो सबसेक्शन है वो ये बोलता है कि ड्यूटी है सभी इंप्लॉइज की, चाहे वो पास्ट इंप्लॉय हो या प्रेजेंट इंप्लॉय हो, ऑफिसर हो, एजेंट हो, कंपनी का, बॉडी कॉर्पोरेट का, या जो भी पर्सन अंडर इन्वेस्टिगेशन है, कि उनको जो भी बुक्स और पेपर्स उनकी कस्टडी में है या उनकी पावर में है वो प्रोड्यूस करने हैं, और सारी जो भी असिस्टेंस इंस्पेक्टर को चाहिए वो असिस्टेंस उसको प्रोवाइड करना है। सबसेक्शन सेकंड जो है उसमें ये बोला है कि इंस्पेक्टर जो है वो बोल सकता है दूसरी किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को, एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट, एओबीसी का मतलब है एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट, टू फर्निश रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, की रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो फर्निश करो। उसके बाद सबसेक्शन 3 जो है उसमें बोला है कि जो भी बुक्स और पेपर्स इंस्पेक्टर के पास वो अपनी कस्टडी में मतलब लेता है, वो 180 डेज से ज्यादा के लिए उनको नहीं रख सकता, लेकिन ये जो इनिशियल पीरियड है 180 डेज का, इसको एक्सटेंड करा जा सकता है टू 180 डेज बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग। तो और 180 डेज से बढ़ाया जा सकता है, और बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग, यानी राइटिंग में एक ऑर्डर लेकर के इस इनिशियल पीरियड को जो है एक्सटेंड करा जा सकता है। तो ये एक पॉइंट बस आपको याद रखना है कि मैक्सिमम कितने टाइम के लिए अपने पास रख सकता है इंस्पेक्टर, 180 डेज के लिए। उसके बाद में सबसेक्शन 4 जो है उसमें ये बोला है कि इंस्पेक्टर में एग्जामिन ऑन ओथ पास्ट या प्रेजेंट ऑफिसर्स या एम्प्लॉय या एनी अदर पर्सन विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अगर इन्वेस्टिगेशन अंडर 212 हो रही है, तो उस केस में ये जो प्रायर अप्रूवल है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं चाहिए, डायरेक्टर एसएफआईओ जो है उसका अगर प्रायर अप्रूवल ले लिया तो इट इज सफिशिएंट। सो
यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान रखना है कि इंस्पेक्टर को अगर पास्ट या प्रेजेंट एम्प्लॉयज को अगर एग्जामिन करना है ओथ पे, तो उसके लिए प्रायर अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट का रिक्वायर्ड नहीं है। ये सिर्फ तभी रिक्वायर्ड है जब आप किसी और पर्सन को अपार्ट फ्रॉम द पास्ट और प्रेजेंट ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, अगर आप किसी को भी एग्जामिन करना चाहते हो ओथ पे, तो आपको फिर प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। और अगर इंस्पेक्टर वो इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट कर रहे हैं अंडर सेक्शन नंबर 212, तो उस केस में ये प्रायर अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं चाहिए, डायरेक्टर एसएफआईओ का जो है वो लेना है। यस, इंस्पेक्टर पर्सनल प्रेजेंस जो है वो भी बोल सकता है कि पर्सनली किसी भी पर्सन को या ऑफिसर या एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी को पर्सनली प्रेजेंट होना पड़ेगा, तो इंस्पेक्टर में ऑल्सो रिक्वायर पर्सनल प्रेजेंस, वो पावर भी उसके पास है। इसके बाद में सबसेक्शन 5 जो है, सबसेक्शन 5 में पावर ऑफ इंस्पेक्टर जो है वो बताइए, और बोला है कि पावर ऑफ इंस्पेक्टर इज सेम एज ऑफ सिविल कोर्ट। उसके पास डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स की पावर है, देन समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ पर्सन एंड एग्जामिनिंग देम ऑन ओथ, एंड इंस्पेक्शन ऑफ एनी बुक्स, रजिस्टर्स या अदर डॉक्यूमेंट्स। तो ये सिविल कोर्ट की जैसी पावर है, ये कई जगह पर बार बार आती रहती है, रिपीट होते रहती है। देन सबसेक्शन 6 में लिखा है पनिशमेंट फॉर डिसओबे। तो अगर कोई भी डायरेक्टर या ऑफिसर कंपनी का डिसओबे करता है डायरेक्शन आरओसी की या फिर इंस्पेक्टर की, तो इम्प्रिजनमेंट होगा ऑफ अप टू 1 ईयर, प्लस जो है फाइन लगेगा 25,000 से 1 लाख तक का। एंड सेकंड, अगर कन्विक्ट कर लिया जाता है डायरेक्टर या ऑफिसर को कंपनी के, तो मान लिया जाएगा कि जिस दिन से उसको कन्विक्ट करा गया उस दिन से उसने अपना ऑफिस वेकेट कर दिया है, और वो फिर डिसक्वालिफाइड हो जाएगा फ्रॉम होल्डिंग ऑफिस इन एनी कंपनी। एंड दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसपे केस स्टडी भी बन सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी भी डायरेक्टर को या ऑफिसर को कन्विक्ट कर लिया जाता है क्योंकि वो उसने डायरेक्शंस नहीं माने आरओसी या इंस्पेक्टर के, तो उस केस में एक तो उसका जो ऑफिस है वो वेकेट हो जाएगा, वो उसने छोड़ दिया, वेकेट कर दिया, ऐसा माना जाएगा, डीम टू बी वेकेटेड। एंड सेकंड, वो डिसक्वालिफाइड हो जाएगा फ्रॉम होल्डिंग ऑफिस इन एनी कंपनी। उसके बाद सबसेक्शन 7 जो इसमें बोला है नोट्स ऑफ एग्जामिनेशन। नोट्स ऑफ एग्जामिनेशन में सिर्फ ये लिखा है कि नोट्स ऑफ एग्जामिनेशन शेल बी टेकन डाउन इन राइटिंग एंड शेल बी रीड ओवर टू और बाय एंड साइंड बाय द पर्सन एग्जामिन। तो जिस भी पर्सन को एग्जामिन कर रहे हैं, जिस वक्त एग्जामिन कर रहे थे, जो भी एग्जामिनेशन में हो रहा है, जो भी पूछा जा रहा है, जो भी बताया जा रहा है, उन सबके नोट्स जो है वो लिखने हैं और वो पढ़ करके सुनाने हैं वापस से उसी पर्सन को जिसका की एग्जामिनेशन करा गया है, और वो पर्सन उनको साइन करेगा। तो ये एक बेसिक सा पॉइंट है। उसके बाद सबसेक्शन 8 के अंदर बोला है अगर एक पर्सन फेल हो जाता है टू प्रोड्यूस द बुक्स और पेपर्स या टू फर्निश एनी इंफॉर्मेशन या टू अपीयर बिफोर इंस्पेक्टर टू आंसर एनी क्वेश्चन। अभी हम पढ़ के आए कि इंस्पेक्टर के पास पावर है कि वो पर्सनल प्रेजेंस भी रिक्वायर कर सकता है। तो अगर एक पर्सन अपीयर होने में फेल हो जाता है बिफोर द इंस्पेक्टर टू आंसर एनी क्वेश्चन, वो केस भी यहाँ पर कवर है। अगर वो नोट्स साइन करने में फेल हो जाता है, नोट्स कौन से, नोट्स ऑफ एग्जामिनेशन, तो उस केस में उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है अप टू 6 मंथ्स की, प्लस साथ में फाइन भी होगा 25,000 से 1 लाख का। ऑल्सो फर्दर फाइन है विच में एक्सटेंड टू ₹2,000 एवरी डे इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग फेलियर। और अगर ये फेलियर कंटिन्यू रहता है तो फिर उस केस में फर्दर फाइन विच में एक्सटेंड टू ₹2,000। सबसेक्शन 9 में बोला है असिस्टेंस शेल बी प्रोवाइडेड टू द इंस्पेक्टर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पुलिस, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी फॉर इंस्पेक्शन, इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन। तो जो भी असिस्टेंस रिक्वायर्ड है इंस्पेक्टर को, वो प्रोवाइड करी जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट या तो प्रोवाइड करेगी या स्टेट गवर्नमेंट करेगी या फिर पुलिस करेगी या स्टैट्यूटरी अथॉरिटी करेगी, बट इनके लिए ये मैंडेटरी प्रोविजन बना दिया उन्होंने कि शेल बी प्रोवाइडेड। सो ये उनको असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करना ही पड़ेगी, वो मना नहीं कर सकते हैं। उसके बाद सबसेक्शन 10 में लिखा है असिस्टेंस बाय फॉरेन गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में एंटर इनटू अग्रीमेंट फॉर द पर्पस। तो इसका मतलब ये कि फॉरेन गवर्नमेंट से भी असिस्टेंस जो है वो ले सकते हैं, और इसके लिए जो सीजी है वो फॉरेन गवर्नमेंट के साथ एक अग्रीमेंट में एंटर कर सकते हैं कि आप असिस्टेंस प्रोवाइड करोगे अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन उनके जुरिस्डिक्शन में होती है तो। देन सबसेक्शन 11 जो है वो है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम इंडिया। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट का मतलब ये है कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं दूसरे जुरिस्डिक्शन की कोर्ट से कि हमको इन्वेस्टिगेशन में जो है आप मदद करो, तो उसके लिए एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जो है वो दिया जाता है। सो ऑन एप्लीकेशन मेड बाय द इंस्पेक्टर टू द सिविल कोर्ट इन इंडिया, जब इंस्पेक्टर को क्या करना पड़ेगा इसके लिए, तो उसको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी सिविल कोर्ट में इन इंडिया। कोर्ट जो है वो इश्यू करेगा एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू अ कोर्ट और अथॉरिटी इन सच कंट्री और प्लेस। देन एप्लीकेशन शेल स्टेट दैट एविडेंस मे बी अवेलेबल इन सच फॉरेन स्टेट। उसमें आपको मेंशन करना है कि एविडेंस हो सकता है कि फॉरेन स्टेट में अवेलेबल हो, इसीलिए ये जो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जो है वो जरूरी है। देन लेटर ऑफ रिक्वेस्ट शेल आस्क द कोर्ट इन दैट कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया टू एग्जामिन ओरली एनी पर्सन। उस लेटर ऑफ रिक्वेस्ट में सिर्फ ये बोला जाएगा जो भी बाहर की कोर्ट है, अथॉरिटी है, उससे कि आप जो पर्सन है वहां पर उसको एग्जामिन करो ओरली, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो, टू रिक्वायर सच पर्सन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और थिंक एंड टू फॉरवर्ड ऑल द एविडेंस सो टेकन और कलेक्टेड
और दी ऑथेंटिकेटेड कॉपीज टू द कोर्ट इन इंडिया। और जो भी आपको वहां पे एविडेंसेस वगैरह मिलते हैं, कॉपीज और रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी, वो आप इंडिया में जो कोर्ट है उसको भेजो। तो ये लेटर ऑफ रिक्वेस्ट में चीजें लिखी जा सकती है। उसके बाद सबसेक्शन 12 में लिखा है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू इंडिया। तो जैसे हम भेज सकते हैं, वैसे बाहर की जो भी कोर्ट या अथॉरिटी है उनको भी मदद चाहिए हो सकती है किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए जो इंडिया में उनको कैरी आउट करना है, तो उसके लिए वो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजेंगे। सो द कंसर्न कोर्ट शेल सम्मन दी पर्सन बिफोर इट। अब अगर लेटर ऑफ रिक्वेस्ट आते तो उस केस में जो इंडिया की कोर्ट है वो क्या करेगी, सम्मन करेगी पर्सन को अपने सामने, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी, कोई भी डॉक्यूमेंट या थिंग है तो उसको प्रोड्यूस करने को बोलेगी, एंड सेंड कर देगी लेटर टू एनी इंस्पेक्टर फॉर इन्वेस्टिगेशन। एंड जो भी इंस्पेक्टर है उसको सबमिट करना है अपनी रिपोर्ट टू सच कोर्ट विद इन 30 डेज या एक्सटेंडेड टाइम। देन एविडेंस शैल बी फॉरवर्डेड बाय द कोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ट्रांसमिशन इन सच मैनर एज मे डीम फिट। और जो भी एविडेंस होगा जो इंस्पेक्टर कोर्ट को देगा वो कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट फिर उसको आगे ट्रांसमिशन यानी उसका जो उसको बाहर वाली जो भी कोर्ट है या जो भी अथॉरिटी है उनको फॉरवर्ड कर देंगे। तो ये सबसेक्शन नंबर 11 और सबसेक्शन नंबर 12 है, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम इंडिया, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू इंडिया। आपको ये तीनों पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। 200 जो 16 है, 216 में हमने ओनरशिप ऑफ कंपनी की बात करी, यानी इन्वेस्टिगेशन इनटू द ओनरशिप ऑफ कंपनी, जिसमें सीजी में ऑर्डर एंड सीजी शेल ऑर्डर। सीजी में ऑर्डर 4 पॉइंट्स आपको इसमें याद रखने हैं, सोफी इसको याद रखने का तरीका है। उसके बाद शेल में ऑर्डर ऑफ कोर्ट या ट्रिब्यूनल अगर है तो इन्वेस्टिगेशन रिगार्ड्स टू कंपनी मेंबरशिप, मैटर्स रिलेटिंग टू फाइनेंशियल कंट्रोल एंड मैटर्स रिलेटिंग टू मटेरियल इन्फ्लुएंस टू द कंपनी। इस केस में सीजी जो है वो स्कोप और इन्वेस्टिगेशन लिमिट कर सकता है टू पर्टिकुलर शेयर्स और डिबेंचर्स, और इंस्पेक्टर्स जो भी रिलेटेड मैटर है उनमें भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, उसके पास ये पावर है। उसके बाद 219 में इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ रिलेटेड कंपनी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि इंस्पेक्टर को प्रायर अप्रूवल लेना है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके बाद ही वो रिलेटेड कंपनीज के अफेयर्स में इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। यहाँ पे आपको 4 पॉइंट्स याद रखने हैं, और फिर उसके बाद में लास्ट में याद रखना है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये साथ में जब इन्वेस्टिगेशन 210, 212 या 213 में चल रहा है ऑलरेडी, तो साथ में ये वाला इन्वेस्टिगेशन भी करा जा सकता है। और फिर 217 में आपको जो है 12 सबसेक्शन जो है वो याद रखने हैं। सबसे पहला सबसेक्शन हमने पढ़ा ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉइज का। सबसेक्शन 2 में हमने बोला कि कोई भी दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट को इंस्पेक्टर जो है वो बोल सकता है रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का। सबसेक्शन 3 में मैक्सिमम टाइम लिमिट है 180 डेज की, जिसको एक्सटेंड करा जा सकता है टू 180 डेज। फोर्थ में इंस्पेक्टर एग्जामिन कर सकता है पास्ट या प्रेजेंट ऑफिसर्स या इंप्लॉई को या किसी भी दूसरे पर्सन को, लेकिन किसी भी दूसरे पर्सन को करने के लिए उसको प्रायर अप्रूवल चाहिए सीजी का, और अगर ये इन्वेस्टिगेशन 212 में हो रही है तो उस केस में डायरेक्टर एसएफआईओ का, और इंस्पेक्टर जो है वो पर्सनल प्रेजेंस भी सीख कर सकता है। उसके बाद सबसेक्शन 5 में पावर ऑफ इंस्पेक्टर हमने पढ़ा, जो सिविल कोड की पावर है 3। सबसेक्शन 6 में पनिशमेंट फॉर डिसओबे, जिसमें कोई भी डायरेक्टर या ऑफिसर अगर डिसओबे करता है डायरेक्शंस को तो उस केस में उसके ऊपर इंप्रिजनमेंट हो सकती है, उसको 1 साल तक की, साथ में फाइन हो सकता है 25,000 से 1 लाख तक का, और अगर उसको कन्विक्ट कर लिया जाता है तो वेकेट कर दिया उसने ऑफिस ऐसा मान लिया जाएगा और वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा फ्रॉम होल्डिंग ऑफिस इन एनी कंपनी। उसके बाद सबसेक्शन 7 में नोट्स ऑफ एग्जामिनेशन, नोट्स ऑफ एग्जामिनेशन जो भी एग्जामिनेशन के वक्त पे चल रहा है उसको नोट करा जाएगा और उसको साइन करा जाएगा उस पर्सन के द्वारा जिसका एग्जामिनेशन हो रहा है। सबसेक्शन 8 में अगर एक पर्सन फेल हो जाता है प्रोड्यूस करने में बुक्स या पेपर्स, फर्निश करने में कोई भी इंफॉर्मेशन या अपेयर होने में बिफोर इंस्पेक्टर टू आंसर एनी क्वेश्चन या नोट साइन करने में, तो उसको इंप्रिजनमेंट हो सकती है अप टू 6 मंथ्स की, प्लस फाइन लग सकता है 25,000 से 1 लाख तक का। ऑल्सो फर्दर फाइन लग सकता है विच में एक्सटेंड टू ₹2,000 एवरी डे इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग फेलियर। सबसेक्शन 9 में असिस्टेंस शेल बी रिक्वायर्ड shall be provided to the inspector by CGSG, police statutory authority for inspection, inquiry, investigation. Subsection 10 में assistance by foreign government and CG इस पर्पस के लिए अग्रीमेंट में एंटर कर सकते हैं वहां की गवर्नमेंट के साथ। एंड सबसेक्शन 11 लेटर ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम इंडिया, एंड सबसेक्शन 12 लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू इंडिया। तो ये तीनों आपको सेक्शन याद रखने हैं, सेक्शन नंबर 216, 219 and 217. I hope this video helped you in recalling the provision and get better understanding of the provisions discussed. Thank you so much for watching this video, and I will see you in the next one.